हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस अथवा द्रव की सतह पर होने वाली विभिन्न परिघटनाओं के संबंध में अध्ययन किए जाते हैं पृष्ठ रसायन कहलाती है। ठीक, जिसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख सकते हैं क्या कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस अथवा द्रव की सतह पर होने वाली विभिन्न परिघटनाओं के संबंध में अध्ययन किए जाते हैं पृष्ठ रसायन कहलाती है। ठीक, फिर क्या है अधिशोषण क्या है। तो अधिशोषण होता है किसी ठोस या द्रव की सतह पर पदार्थ के अणुओं को आकर्षित तथा ग्रहण करने की प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है। क्लियर है। फिर इसमें आ जाता है जैसे आपका अधिशोष्य क्या है, अधिशोषक क्या है, अवशोषण क्या है। तो इसको एक एक करके देख लेते हैं। अधिशोष्य क्या होता है कि जब जो अधिशोषण की प्रक्रिया में जो पदार्थ अधिशोषित किया जा रहा होता है वो कहलाता है क्या, अधिशोष्य कहलाता है। क्या कहेंगे, अधिशोषण की प्रक्रिया में जो पदार्थ अधिशोषित किया जा रहा है वो कहलाता है क्या, आपका अधिशोष्य कहलाता है। क्लियर। और जो जिस पदार्थ में अधिशोष्य घुल रहा है, ठीक है, जो अधिशोषण की प्रक्रिया में आगे की तरफ बढ़ा रहा है, यानी जो पदार्थ अधिशोष्य जिसमें घुल रहा होगा उसको बोल देंगे क्या, हम लोग अधिशोषक कह देते हैं। क्लियर है, क्या बोल देते हैं, अधिशोषक बोल देते हैं। फिर आ जाता है आपका अवशोषण क्या होता है। तो अवशोषण होता है जैसे कोई पदार्थ जो होगा, कोई विलेन है जैसे, और वो किसी माध्यम में अवशोषित किया जा रहा है यानी कि सूखा जा रहा है, उसको बोल देते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या, अवशोषण कह देते हैं। क्लियर है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए कहीं किसी ऑब्जेक्ट में मान लीजिए जल भरा है, ठीक है, अब उस जल को हम लोग क्या करें, किसी चीज़ के द्वारा सोख रहे हैं या एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक, तो वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाती है। ठीक, तो जो पदार्थ उसके अंदर जा रहा होता है, ठीक है, वही क्या हो जाता है आपका अधिशोष्य के जैसे ट्रीट कर सकते हो उसको। वैसे अभी अधिशोषण में बता रहे थे कि जो पदार्थ जा रहा हो किसी माध्यम के अंदर वो कहलाता है कि अधिशोषित हो रहा होता है, वो अधिशोष्य है। ठीक, और जो उसको अधिशोषण करवा रहा होता है वो कहलाता है क्या, आपका अधिशोषक कहलाता है। अवशोषण में क्या है कि जो पदार्थ जैसे कोई विलयन है किसी माध्यम के द्वारा सोखा जा रहा है तो वो माध्यम जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, आपका अधिशोषक। ठीक, और जो उसमें जा रहा है विलयन का जो पदार्थ है मतलब वो कहलाएगा क्या, आपका वो अधिशोष्य की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है। फिर आपका आ जाता है क्या कि शोषण क्या होता है। तो शोषण क्या, तो दोनों प्रक्रिया मिल जाए, यानी अधिशोषण प्लस अवशोषण इक्वल टू क्या आपका हो जाता है, शोषण हो जाता है। क्या कहेंगे कि अधिशोषण और अवशोषण दोनों मिल जाते हैं तो उसके फलस्वरूप जो बनता है वो कहलाता है क्या, हमारा शोषण कहलाता है। फिर आ जाता है विशोषण। विशोषण क्या होता है, विशोषण वो प्रक्रिया होती है जो शोषण की प्रक्रिया का क्या होता हो, उल्टा होता हो। ठीक है, यानी उसका ही रिवर्स जो प्रोसेस हो जाएगी वो कहलाएगी क्या, हमारी विशोषण कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल जिस ऑब्जेक्ट में पानी को सोखा गया था उसी ऑब्जेक्ट से पानी को क्या कर दिया जाए, फिर से बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से पानी को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, विशोषण कहलाएगी। इसको ऐसे भी समझा, जैसे मान लीजिए कहीं किसी जगह पर जैसे पानी भर दिया गया, ठीक, अब आपने उसमें कोई कपड़ा वगैरह लिया, उस कपड़े को उस पानी में डिप किया तो पानी क्या हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट से चला जाएगा किसमें, कपड़े के अंदर। तो ये कह रहा है कि क्या, आपकी अवशोषण प्रक्रिया। क्लियर। और इसके कुछ समय बाद आप क्या करिए कि उसी जिस कपड़े में पानी चला गया था उसको आप इससे क्या करिए, निचोड़ दीजिए। ठीक है, तो जो पानी अब निकल रहा है वो वाली प्रोसेस क्या कहलाएगी, विशोषण में आ जाएगा। क्या कहलाएगा वो, विशोषण कहलाएगा। क्लियर। फिर आता है अधिधारण। क्या होता है, अधिधारण होता है क्या कि धातु द्वारा गैस का अवशोषण कर लिया जाएगा। क्लियर है, क्या कहा जाएगा, धातु द्वारा जब गैस का अवशोषण कर लिया जाए। जैसे आपने देखा होगा वो जो एक होता है आपका एल्युमिनियम की फॉयल, ठीक है, तो एल्युमिनियम की जो फॉयल होती है उसको अगर आप उसमें डालिए क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो आपको पता है उसमें से हाइड्रोजन गैस क्या होती है, लिबरेट होने निकलने लगती है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ रह जाती है क्लोरीन गैस। ठीक है, तो क्लोरीन गैस जो होती है वो किसके साथ संयोग कर ले जाती है, आपकी एल्युमिनियम के साथ, तभी तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है, AlCl3। क्लियर है। तो वही चीज़ क्या कह रही है यहाँ पे, अधिधारण करेगी, यानी धातु द्वारा गैस का क्या कर लिया गया है, अवशोषण हो गया। ठीक, यानी तो AlCl3 यानी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड वहाँ बना है। ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड यानी AlCl3 वहाँ बन रहा है। तो धातु कौन सी थी आपके पास, तो एल्यूमिनियम। अवशोषित उसने क्या कर लिया, तो क्लोरीन गैस को कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा आपका, अधिधारण कहलाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण कितने प्रकार का होता है। तो दो प्रकार मेनली दिए गए, एक होता है भौतिक अधिशोषण, दूसरा होता है क्या आपका रासायनिक अधिशोषण। क्या कहेंगे, एक भौतिक अधिशोषण, दूसरा रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण वो अधिशोषण होता है जब क्या किया जाता है कि जो
कोई ऐसे माध्यम जिसको आप देख करके, जूम करके, टच करके, महसूस करके, इन सारी विधियों के द्वारा बताते हैं, तो उसको हम लोग भौतिक अवस्था में रखते हैं। तो जब अधिशोषण की प्रक्रिया इन माध्यमों से गुजरती है तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, भौतिक अधिशोषण कह देते हैं। क्लियर है? ठीक। फिर आपका रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक में आपको पता है कि ऐसे प्रक्रम, वो प्रक्रम होते हैं जो क्या कह सकते हैं कि आप रिवर्स नहीं आते ज़्यादातर। ठीक है, मोस्टली क्या रहता है कि जो एक बार आगे गए अभिकारक उत्पाद में, तो उत्पाद से वापस पुनः अभिकारक में कन्वर्ट नहीं हो रहे होते हैं, तो ज़्यादातर वो क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तनों की श्रेणी में लाए जाते हैं। जब इन माध्यमों से अधिशोषण की प्रक्रिया गुजरती है तो उसको हम लोग कह देते हैं क्या, रासायनिक अधिशोषण कह देते हैं। क्लियर है? चलिए, फिर कह रहा है कि अधिशोषण के अनुप्रयोग, यानी कहाँ कहाँ अधिशोषण की प्रक्रिया को हम लोग सामान्यतः प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो पहला जैसे कह रहा है कपड़े को रंगने में, कपड़े जैसे हैं उसको जो रंग दिया जाता है, तो रंगों को धारण करने की क्षमता जो आती है कपड़ों के अंदर, ज़्यादातर अधिशोषण की प्रक्रिया के द्वारा ही लाई जाती है। क्लियर है? फिर कह रहा है गैस मास्क बनाने में, गैस मास्क वगैरह बनते, जैसे कहीं कोल माइनर वगैरह जो काम करते हैं लोग, तो उनमें क्या हो जाता है कि वहाँ गैस के लीकेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या जहाँ कहीं भी गैस पे कोई काम हो रहा है वहाँ पे गैस के लीकेज चांसेस, तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप का मास्क बनता है। ठीक है, उसको बनाने के लिए यूज़ हम लोग करते हैं क्या, गैस मास्क का। ठीक, तो गैस मास्क में जो प्रक्रिया यूज हो रही है वो कहलाती है हमारी अधिशोषण कहलाती है। क्लियर? फिर कह रहा है विलेनों से रंगीन पदार्थ को हटाने में। ठीक, यानी जो विलेन है उसमें जो पदार्थ है रंगीन, उसको कैसे पृथक किया जाता है, ये भी अधिशोषण की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। जैसे कोई विलेन है, अब वो कोई पर्टिकुलर रंग का है, अब आपको उसमें से उस रंग को क्या करना है, वहां से पृथक करना है या अलग करना है, तो वो कहलाता है क्या, हमारा अधिशोषण की प्रक्रिया कहलाती है। क्लियर है? फिर कह रहा है आर्द्रता नियंत्रण में, आर्द्रता को कंट्रोल करने के लिए, यानी जो नमी होती है उसको बचाए रखने के लिए या उसको बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको नियंत्रित रखने के लिए करते हैं क्या, अधिशोषण की प्रक्रिया का यूज करते हैं। ज़्यादातर जहाँ भी कहीं नमी होती है वहाँ पर ज़्यादातर क्या, कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है, आपकी अधिशोषण कहलाती है। क्लियर है? जैसे आपने देखा होगा कि एक पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है कि अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कर लीजिए कि जैसे किसी नम जगह पर डालते हैं तो क्या करता है, उसको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, क्या कह रहा है, नमी को यानी आर्द्रता को कंट्रोल करने के लिए जब पीओपी डालें तो वो भी कौन सी प्रक्रिया है आपकी, अधिशोषण की प्रक्रिया कहलाती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है क्या कि आपका उत्प्रेरण आ जाता है। उत्प्रेरण क्या होता है, तो आपको पता होगा कि उत्प्रेरण में कहा जाएगा कि वह रासायनिक प्रक्रिया जो क्रियाओं की दर को क्या करती हो, प्रभावित करती हो। क्या कहेंगे, वह रासायनिक प्रक्रिया जो रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया की दर को प्रभावित करती हो कहलाती क्या, उत्प्रेरण कहलाती है। क्लियर है? ठीक है, और जो पदार्थ ऐसे होते हैं जो उसकी क्रिया के दर को प्रभावित करने में क्या है, हेल्पफुल है, उनको उत्प्रेरक कह देते हैं हम लोग। ठीक है, यानी जो प्रक्रिया है क्रिया के दर को प्रभावित करने की वो उत्प्रेरण है, और जो पदार्थ हैं जो क्रिया के दर को प्रभावित कर रहे हैं वो कहलाते हैं क्या, आपके उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपका आ जाता है क्या कि जो उत्प्रेरण है वो भी क्या है, कई प्रकार से बांटे। जैसे कह रहा है भौतिक प्रवस्था के आधार पर, और दूसरा कह रहा है क्रिया विधि के आधार पर। ठीक है, तो जो भौतिक प्रवस्था के आधार पर है उसमें दो तरह के, कह रहा है समांगी और एक कह रहा है विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी और विषमांगी टर्म का ही मतलब क्या हो जाता है कि समांगी वो होते हैं जिसमें जो संगठक हैं उनका जो वो है प्रकार है वो कैसा होना चाहिए, संगठनों का प्रकार जो हो एक जैसा होता हो, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, समांगी पदार्थ कहते हैं। और जब यही समांगी अवस्था किसमें हो, उत्प्रेरण का कार्य कर रही हो, तो प्रक्रिया कहलाती है क्या, आपकी समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। विसमांगी में क्या हो जाता है, यही सेम चीज रहती है, बस क्या हो जाता है कि वहां संगठक क्या होते हैं, असमान हो जाते हैं। समांगी में संगठक जो थे वो कैसे थे, समान संगठक थे। विसमांगी में कैसे संगठक हो जाएंगे, असमान संगठक हो जाएंगे। क्लियर है? तो उनको हम लोग कह देते हैं क्या, विसमांगी उत्प्रेरण, उस प्रक्रिया को। क्लियर है? अच्छा, फिर आ जाता है क्या आपका क्रिया विधि के आधार पर उत्प्रेरण क्या होते हैं, यानी कैसे कार्य कर रहे हैं उत्प्रेरण, तो उस आधार पे कैसे उनको बांटा गया है। तो पहला बता रहा क्या, धनात्मक उत्प्रेरण, फिर ऋणात्मक उत्प्रेरण, फिर स्व उत्प्रेरण, फिर प्रेरित उत्प्रेरण। क्लियर? तो एक एक करके देखते हैं। धनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है कि जब वे पदार्थ जो क्या करते हो, क्रिया की दर को, रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करते हो, बढ़ाते हो। ठीक है, प्रभावित तो कर रहे हैं, प्रभावित में देखिए दोनों सेंस आ जाता है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों चीजें आ जाती है। लेकिन जब क्रिया की दर को बढ़ा रहे हैं तो वह उत्प्रेरण की प्रक्रिया जो क्या करती है, क्रिया की दर को बढ़ा रही हो, वो कहलाती है क्या, आपकी धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। क्लियर है? और वो रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया की दर को क्या कर रही हो, घटा रही हो, उसको कह देते हैं क्या हम लोग, ऋणात्मक उत्प्रेरण कह देते हैं उस प्रक्रिया को। यानी उत्प्रेरण की वह प्रक्रिया जो क्रिया को क्या कर रही होगी, बढ़ा रही होगी, या प्रभावित करने में क्या, बढ़ाने के सेंस में जा रही होगी, तो वो कहलाएगी क्या, आपकी धनात्मक उत्प्रेरण। जब यही घटाने के सेंस में रहेगी तो कहलाएगी क्या, आपकी ऋणात्मक उत्प्रेरण। क्लियर है? ठीक है, फिर क्या कह रहा है आपका स्व उत्प्रेरण।
कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है उत्प्रेरण की जो कहती है स्वयं प्रेरित करता है, ठीक है, यानी स्वयं ही वो कर देगा क्या, क्रिया के दर को प्रभावित कर देगा, या तो कम करे या तो ज्यादा करे, ठीक है, जो भी करेगा उत्प्रेरण की प्रक्रिया क्या कर देगी, स्वयं ही कर देगी, तो उसको कहते हैं क्या हम लोग, स्व उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण क्या होता है कि खुद नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी क्रिया की दर को स्वयं नहीं प्रभावित कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि सिर्फ दूसरों को क्या कर रहा है कि ऐसा प्रेरित कर रहा है कि वो खुद ही जाकर क्या कर दें, उत्प्रेरण की प्रक्रिया को संपन्न करा दें, ठीक है, यानी स्वयं ना करके क्या कर देना, दूसरे को प्रेरित कर देना या दूसरे पदार्थों को प्रेरित करना कि वो जाकर रासायनिक प्रक्रिया में क्या कर लें, भाग ले लें, ठीक है, तो वो कहलाता है क्या आपका प्रेरित उत्प्रेरण प्रक्रिया कहलाती है। क्लियर है। फिर आ जाता है आपका क्या, उत्प्रेरक आ जाता है। अब उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो उत्प्रेरक आपको पता है कि अभी बताया था मैंने कि जो पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक क्रिया की दर को प्रभावित करते हैं वो उत्प्रेरक कहलाते हैं, जबकि प्रक्रिया उत्प्रेरण कहलाती थी, ठीक है। तो उत्प्रेरक भी आपके क्या है, दो प्रकार की दी गई, एक कह रहा उत्प्रेरक वर्धक और एक कह रहा उत्प्रेरक विष। तो उत्प्रेरक वर्धक नाम से स्पष्ट है, वर्धक लग गया, इसका मतलब क्या कि क्रिया की दर को क्या कर रहे होंगे, ये बढ़ा रहे होंगे, तो उसको कह देते हैं क्या, उत्प्रेरक वर्धक, ठीक। और उत्प्रेरक विष क्या होंगे, क्रिया की दर को या तो कम कर देंगे या तो क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ज्यादातर संभावना होती है नष्ट करने, क्योंकि जो कम करते हैं उनको हम लोग एक नया टर्म देते हैं, क्या बोलते हैं, संदमक कह देते हैं, ठीक है। वे पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जो क्या कर रहे हो, क्रिया की दर को मंद कर दें, कम कर दें, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, संदमक की श्रेणी में लाते हैं। क्लियर। और जो पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं उसको कह देंगे क्या, उत्प्रेरक विष कह देते हैं। क्लियर। फिर आपका एक नया चीज आता है क्या, एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम भी क्रिया की दर को प्रभावित करता है। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने उत्प्रेरक को बताया कि उत्प्रेरक क्रिया की दर को प्रभावित कर रहे हैं, तो एंजाइम में क्या हो जाता है कि एंजाइम जैविक और अजैविक दोनों क्रियाओं की दर को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, जबकि उत्प्रेरक क्या करता है, सिर्फ रासायनिक क्रिया की दर को प्रभावित करता है। क्लियर है। इसी के जैसा एक होता है हार्मोन, तो हार्मोन क्या करता है, वो जैविक क्रियाओं की दर को प्रभावित करता है, ठीक है, तीनों चीजें प्रभावित करती है, बस थोड़ा सा क्या है, सब में अंतर है। एंजाइम क्या करते हैं, जैविक और अजैविक दोनों क्रियाओं की दर को प्रभावित करते हैं। हार्मोन क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जैविक क्रियाओं की दर को प्रभावित करते हैं। उत्प्रेरक क्या करते हैं, सिर्फ रासायनिक क्रियाओं की दर को प्रभावित करते हैं ये लोग। क्लियर। चलिए अच्छा, फिर एंजाइम जो वर्ड है आपको पता होगा कि कोहने नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस वर्ड को दिया था, क्या नाम था, कोहने, ठीक है, जिन्होंने इस वर्ड को दिया था एंजाइम को, ठीक है। फिर एंजाइम की टाइप बताए गए, जैसे एपो एंजाइम, को एंजाइम, होलो एंजाइम, ठीक है, इस तरह से एंजाइम्स होते हैं। ज़्यादातर एक आपने देखा होगा कि एंजाइम जो शब्द होते हैं ये आप पहचान भी सकते हो कि कौन सा जो यौगिक दिया गया वो एंजाइम है कि नहीं। ज़्यादातर देखा होगा आपने इनके नाम के अंत में एस वर्ड आ जाता है, ASE, ठीक है, जैसे इनवर्टेज, जाइमेज, एमाइलेज, ठीक है, तो ये सब क्या है आपके एंजाइम आ जाते हैं। क्लियर है। एंजाइमों की विशेष प्रकार की क्या होती है, पीएच होता है, पीएच आपको पता ही है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो पीएच होता है उसका एक विशेष प्रकार, तो इसलिए उसको खाली पीएच ना करके उसको नाम दिया जाता है, हम लोग देते हैं क्या, ऑप्टिमम पीएच कह देते हैं। एंजाइम का एक खुद का टेम्परेचर होता है, जिस एक विशिष्ट प्रकार का तापमान होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, ऑप्टिमम टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है एंजाइम की क्रिया विधि। तो एंजाइम की क्रिया विधि आपको पता है दो तरह की, एक होता है की लॉक मॉडल, दूसरा है क्या, इंड्यूस फिट थ्योरी। तो की लॉक मॉडल एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एविल फिशर, ठीक है। एविल फिशर ने बताया था कि की लॉक मॉडल में इन्होंने बताया कि जो एंजाइम होता है और जो आपका सबस्ट्रेट होता है यानी क्रियाधार जो होता है, दोनों का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है, ठीक है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि एंजाइम को मैंने जैसे ई के जैसा कुछ बनाया और ये आपका सबस्ट्रेट है, तो ये जो इसका आकार जो होता है निश्चित है, इसका भी निश्चित है। तो ये जो क्या है, ये ताले के जैसा होता है, ये चाबी के जैसा है, तो इस ताले में ये चाबी जाकर ऐसे फिट हो जाती है और घूम जाती है, ठीक। बस जैसे ही घूमेगी क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी, तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, ES कॉम्प्लेक्स। ये आपका एंजाइम, ये आपका सबस्ट्रेट, दोनों मिल गया, बन गया क्या आपका ES कॉम्प्लेक्स। कोई चीज में दिक्कत नहीं, जैसे ताला का आकार निश्चित आपको पता है, चाबी का भी निश्चित होता है, ठीक है। तो इस ताले में जब चाबी गई तो क्या हो गया, घूम गई और क्रिया हो गई, तो बन गया क्या आपका ES कॉम्प्लेक्स या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक। लेकिन जब वहीं इंड्यूस फिट थ्योरी आई थी तो उसमें एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कॉसलैंड। क्या नाम था, कॉसलैंड। उन्होंने क्या बताया कि जो एंजाइम होता है उसका आकार अनिश्चित होता है, सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार का आकार जो होगा वो कैसा होगा, निश्चित होगा, ठीक। जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, घर में देखा होगा आपने जो गुदा हुआ आटा होता है, ठीक है, तो जो गुदा हुआ आटा जब रख देते हैं तो उसका आकार कुछ खास नहीं रहता है, ठीक, निश्चित नहीं रहता है। लेकिन अगर आप उसमें ऐसे मुक्का बनाएं और ऐसे पंच करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि वो जो आटा होगा वो पूरे मुक्के के हिसाब से ऐसे एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से यानी क्या हो गया, मुक्के का आकार उस आटे में बन गया जो अनिश्चित आकार का था, ठीक है। यानी क्या करता है कि जो एंजाइम होता है वो क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट के आकार के हिसाब से अपने आकार को क्या कर लेता है, ढाल लेता है।
तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या वहाँ पे, अब जो बनेगा उसको बोल देते हैं क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यानी बस अंतर सिर्फ इतना सा है कीलॉग मॉडल और इंड्यूस्ड फीड थ्योरी में। कीलॉग मॉडल में एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों का आकार कैसा था, निश्चित था, और उसको दिया किसने था, तो एविल फिशर नाम के वैज्ञानिक ने। क्लियर है। जबकि इसमें आपके इंड्यूस्ड फीड थ्योरी में कॉशलैंड नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, और उन्होंने क्या बताया कि एंजाइम का आकार अनिश्चित है, वो सबस्ट्रेट का आकार निश्चित है, सबस्ट्रेट के आकार के आधार पर क्या करता है, एंजाइम अपने आकार को ढाल लेता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है। क्लियर है, ठीक है। एंजाइम्स में कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग प्रोहिबिटर भी कहते हैं, इनहिबिटर कहते हैं, प्रोमोटर्स और इनहिबिटर्स कहते हैं। प्रोमोटर्स वो होते हैं जो आपके क्या करते हो, क्रिया की दर को बढ़ा रहे हो सिर्फ, ठीक है, यानी एंजाइम्स में भी जो क्रिया की दर को बढ़ाते हैं उनको हम लोग प्रोमोटर्स कहते हैं। इनहिबिटर्स हो गए जो क्रिया की दर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहे हैं नैनो पदार्थ क्या होता है। तो नैनो पदार्थ आपको पता होगा कि ऐसे पदार्थ जो 10⁻⁹ मीटर विमा के पदार्थ होते हैं, क्या कहेंगे, वे पदार्थ जिनकी विमा 10⁻⁹ मीटर होती हो या फिर 10⁻⁷ सेंटीमीटर होती हो, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, नैनो पदार्थ। नैनो टर्म का ही मतलब होता है कि कोई छोटी चीज़ से मतलब है, ठीक है, यानी ये पदार्थों से बनाए गए थे जहाँ छोटे छोटे से आकार में चीज़ों को किया जा सके, उन पदार्थों को हम लोग यूज़ कर देते हैं क्या, नैनो पदार्थ के सेंस में लेते हैं। पर डेफिनेशन आपकी सिंपल सी क्या बनती है कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनकी विमा कितनी होती हो, 10⁻⁹ मीटर या 10⁻⁷ सेंटीमीटर होती हो, वो कहलाता है क्या, हमारा नैनो पदार्थ कहलाता है। क्लियर है। इस पर बेस्ड आजकल टेक्नोलॉजी भी आ गई जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन क्या कह रहा है कि जब कोई कण किसी पारदर्शी विलयन को अपारदर्शी विलयन में परिवर्तित करते हैं, कोलाइड कण कहलाते हैं, तथा वह विलयन कोलाइडी विलयन कहलाता है। इस विलयन के कण वास्तविक विलयन के कणों से बड़े होते हैं। क्लियर है। कोलाइडी विलयन क्या हो गया कि वह विलयन या वे कण जो क्या करते हैं, किसी पारदर्शी विलयन को अपारदर्शी विलयन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें आपने कुछ ऐसे कण मिला दिए तो क्या हो गया, ओपैक सॉल्यूशन में बदल गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक, यानी पारदर्शी विलयन अपारदर्शी विलयन में बदल जाता है, ठीक है। जैसे तो उस कहलाता है क्या, हमारा कोलाइड कण कहलाता है, और ये विलयन कहलाता है क्या, कोलाइडी विलयन कहलाता है। इन विलयनों में जो कोलाइड कण है इनके बीच में टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, उस गति को भी हम लोग बोलते हैं क्या, ब्राउनियन गति कहते हैं, ठीक, जिगजैग मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं या ब्राउनियन गति कह देते हैं। क्लियर है, समझ आ रहा है क्या कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम ले कोलाइडी विलयन का, तो ऐसा होता है जैसे आपने एक पानी का गिलास लिया, ठीक है, एक कांच का गिलास, उसके अंदर साफ पानी रखना, तो आपने देखा कि आर पार दिखता है सब, ठीक है, पारदर्शी विलयन है। अब आपने इसी में क्या कर दिया, थोड़ी सी चौक ले ली, घोल दी, या धूल ले ली कहीं, ठीक है, सूखी सूखी धूल थी पाउडर फॉर्म में, और आपने उसमें क्या किया, मिला करके और शेक कर दिया चम्मच से, ठीक है, तो जो बना आपका यौगिक, वो जो विलयन बना आपका, वो क्या कहलाता है, आपका कोलाइडी विलयन। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि पहले जो विलयन था या जो पानी था वो पारदर्शी था, आपने क्या किया, पारदर्शी जो विलयन था उसको अपारदर्शी में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ किसके, कोलाइडी पार्टिकल्स, ठीक है, कोलाइडी पार्टिकल्स की सहायता से आपने क्या कर दिया, इसको मिला दिया आपने, ठीक है। अब क्या हो जाता है कि जब कोलाइडी विलयन आपने बनाया तो उसमें जो कण होते हैं उन्हीं को हम लोग पर्टिकुलर बोल देते हैं, कोलाइडी कण कह देते हैं। क्लियर है, समझ आ रहा है, ठीक है। यानी क्या कहेंगे कि सिंपल से इतना है कि वह विलयन जिसमें क्या होता है कि वे कण जो क्या करते हैं, किसी पारदर्शी विलयन को अपारदर्शी विलयन में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, ठीक है, वो कहलाता है क्या, हमारा कोलाइडी कण, और वो विलयन कहलाता है कोलाइडी विलयन, ठीक। और जो उस कण कोलाइडी कण है जो इस विलयन में गति कर रहे हैं, उनके द्वारा एक टेढ़ी मेढ़ी गति की जाती है, जिसको हम लोग जिगजैग मूवमेंट या ब्राउनियन गति के नाम से जानते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आज हम आपके लिए एक केमिस्ट्री का छोटा सा टॉपिक लेकर आए थे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।